दोस्तों नमस्कार। आप सभी जानते हैं बिहार की राजनीति को लेकर तमाम तरह की चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, और बिहार की राजनीति लगातार गर्मा जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार का सिकंदर कौन बनेगा चुनाव का, कौन विजेता बनेगा बिहार के चुनाव में। क्योंकि बिहार की राजनीति जिस तरह से लगातार नए नए मोड़ ले रही है, नए नए घटनाक्रम वहाँ घटित हो रहे हैं। चाहे SIR का मुद्दा हो, आप सभी जानते हैं कि SIR के मुद्दे में बिहार की राजनीति बहुत ही गर्म हो चुकी है, और खास तौर से विपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह मोर्चा खोला हुआ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो ये बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर बन चुका है। साथ ही नीतीश कुमार की राजनीति को अगर देखें, वह भी ऐसा लगता है कि उनका राजनीति का अंतिम पड़ाव इस समय चल रहा है। और ऐसे में क्या उनका लड़के अगर जब पुत्र के उनके बेटे की लॉन्च करने की बात लगातार कही जा रही है, वह कितना सफल होंगे। साथ ही JDU BJP का गठबंधन कितना कारगर साबित होगा बिहार में, या चुनाव के पश्चात ये अलग हो सकता है। तमाम तरह की चर्चा राजनीतिक रूप से इस समय राजनीतिक गलियारों के अंदर है। इसी विषय पर चर्चा करने के बाद देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक जानकार, वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन सकाल जी हमारे बीच हैं। हम उनसे जानेंगे कि पूरा बिहार की राजनीतिक समीकरण किस तरह से वह देख पा रहे हैं और उसमें क्या संभावना है वह समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो जगमोहन जी, क्या लगता है बिहार की राजनीति इस समय लगातार चर्चाओं में, और देश की जितनी भी राजनीति है उसमें बिहार कहीं ना कहीं भी राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में अपनी स्थिति बना रहा है। क्या लगता है बिहार के जो आने वाले समय में चुनाव है उसमें किस तरह की संभावनाएं आप देख पाते हैं? BJP JDU गठबंधन या RJD कांग्रेस, किसकी बढ़त आपके अनुसार आज के समय में आपको दिखाई देती है? देखिए, अगर बात करें बिहार के चुनाव की, तो बिहार के चुनाव ने तो ये समझ लिया पूरे देश के सिस्टम को हिला दिया। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पर, SIR के मुद्दे पर उसको घेरा जा रहा है, जिस प्रकार से वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा, उसके बाद देखा पार्लियामेंट, संसद से लेकर चुनाव आयोग तक घेराव करने के लिए पूरे देश के जितने विपक्ष के हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए। मुद्दा सिर्फ बिहार का चुनाव हुई है। बिहार के चुनाव में अगर देखा जाए तो अभी तो पहले तो यही नहीं लग रहा कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। SIR जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है, जिस प्रकार से लगभग 60 से 65 लाख वोट हटा दिए गए हैं, और कोर्ट में वो कहते हैं कि हम ये लिस्ट में नाम ये देंगे हमने किसके वोट हटाए, तो उसके बाद नहीं लगता कि चुनाव जो है बिहार में ठीक तरीके से हो पाएगा। कारण सीधा सीधा लगता है कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसकी अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं, अमित शाह और मोदी की प्रतिष्ठा का दांव पर लगी हुई है। अगर बिहार चुनाव अगर हार गए तो मोदी और शाह सीधे जमीन पर आ जाएंगे। इनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो SIR के मामले में वो सीधा सीधा ये कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर बिहार का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर से कुछ नेताओं के लिए, कि उनकी राजनीतिक जो यात्रा है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक भी लग सकता है अगर वह चुनाव को लूज कर जाते हैं, हार जाते हैं। तो बिहार के चुनाव की जो पूरी समीकरण है, जिस तरह साधे जा रहे हैं, जैसा SIR का आपने कहा, लेकिन राहुल और तेजस्वी ने जिस तरह कमाल संभाली है इस पूरे विषय को लेकर बिहार के अंदर, ऐसा लगता है कि कहीं ना BJP को, JDU को बड़ा खतरा बिहार के अंदर दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर विपक्ष के दृष्टिकोण से देखें, राहुल और तेजस्वी के दृष्टिकोण से देखें, वह किस तरह से इस पूरे नेतृत्व, पूरे कमान संभाले, इस पूरे आंदोलन? देखिए प्रशांत जी, नीतीश जी अब बुढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, और वो बड़ी भैकी बातें करते हैं, भैकी हरकतें करते हैं, मीडिया के सामने आ जाते हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उसकी जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं उनके बेटे को वो कहीं ना कहीं लॉन्च करना चाहते हैं। अब बेटे को लॉन्च करना इतना कर तो जाएगा, लेकिन सत्ता पे काबिज होना इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी जो हैं, जो जोड़ी है पूरे देश में नहीं, बिहार में तो बहुत ही ज्यादा दमंगाई के साथ और एक एक घर में जगह बना रही है। मैं नहीं लगता कि कोई भी जो है राहुल गांधी का और तेजस्वी का मुकाबला कर पाएंगे, नीतीश हो या मोदी हो या शाह हो। अगर ईमानदारी से अगर चुनाव हो जाए ना बिहार के अंदर, तो अमित शाह और मोदी की जो पावर है, शक्ति है, वो भी खत्म हो जाएगी, और नीतीश शाह और उसके बेटे तो साइड में कब के लग जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर जो आपने कहा कि जैसे कहा जा रहा है कि उनका चुनावी यात्रा, राजनीतिक यात्रा अंतिम दौर में है, कहीं ना कहीं उनकी उम्र के हिसाब से सवास्ते जो बात कही जाती है उनको लेकर, ऐसे में जो उनका बेटे को लॉन्च करने की बात है, क्या उसमें लेट कर दिया नीतीश कुमार ने? क्योंकि जब उन्हें अगर पूरे शिखर पर थे नीतीश कुमार राजनीति का, उस समय बेटे को लॉन्च करते जो ज़्यादा सुविधाजनक रहता है उनके बेटे के लिए राजनीति में अपने को स्थापित करना, ऐसे में कठिन चुनौतियों के बीच में क्या उनका बेटा सफल हो पाएगा? देखिए, वास्तव में क्या है, नीतीश, हर कोई चाहे बाप हो, वो बेटे को सत्ता बाद में ही देता है, या अपने परिवार की जो चीजें बाद में देता है, पहले उसका सुख भोग लेता है। तो नीतीश कुमार ये चाह रहे थे बिहार का चुनाव बहुत आसान है और इसको मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अब उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है, तो वो ठीक ना जो है ना लॉन्च करने से पहले अपने बेटे को समाप्त करना चाह रहे हैं। जो सीधी रणनीति मुझे लगती है नीतीश कुमार, इस समय लॉन्च करने का कोई मतलब ही नहीं होता। उनकी महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो अब वो अपने जो सर पे ना वो ठीक ना नहीं फोड़ना चाहते कि सत्ता से मैं बाहर नहीं हुआ, मैं बेटे की वजह से अब बाहर हुआ हूँ।
तो जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं खतरे उनके बेटे के सामने भी राजनीतिक तौर पर बहुत बड़े हैं, क्योंकि जब कठिनाइयां सामने खड़ी होती हैं उसमें अपने को साबित करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर हम बात करें पूरे बिहार की राजनीति के जो समीकरण है वहाँ पे, उसमें जीतन राम मांझी भी आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं, चिराग पासवान भी आते हैं, जो कहीं ना कहीं स्टेट प्लेयर है भी है, चाहे उनका छोटा एक समर्थन वर्ग है। लेकिन जिस तरह के समीकरण एकदम से वहाँ पर दिखाई देते हैं, दो तरफ विभाजित हैं, चाहे वो विपक्षी गठबंधन जो है राहुल और तेजस्वी के बीच का या उनका मान लें एनडीए गठबंधन का। ऐसे में चिराग पासवान भी लगातार दावा करते हैं बिहार के अंदर अपनी पकड़ का, अपनी उसका कहते हैं पूरे बिहार में चुनाव लड़ूंगा। तो चिराग पासवान क्या पहली वाली भूमिका निभाएंगे नीतीश कुमार कमजोर करने की, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस प्रकार से अब जो है बिहार के लोग समझने लगे हैं, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो एनडीए को उखाड़ फेंकने की तैयारी जो लोगों में एक सुगुगाट से शुरू हो गई, जिस प्रकार से जीतन राम मांझी हो, पासवान हो, कुशवाहा हो, ये इन्होंने सोचा कि अब जो है सत्ता का सुख भोगा नहीं जा सकता अगर हम भाजपा के साथ अगर रहेंगे, तो उन्हें लगने लगा कि अब इनकी सत्ता जाने वाली है। इसलिए उनकी विचारधारा अब जो है अपने मन की विचारधारा नहीं बदली, जो लोग जो चाह रहे हैं उनकी विचारधारा के साथ वो आना चाहते हैं। लेकिन जनता जो है बहुत समझदार हो चुकी है। अब ये नहीं है कि आप हर जगह मलाई खाओगे और जहां सत्ता होगी वहां शामिल हो जाओगे। तो पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या कुशवाहा हो, इतना आसान नहीं है। पहले आपने सत्ता की मलाई खाई, अब आपको लगता है कि ये भाजपा जो है, ये मोदी और शाह बिहार से उखाड़े जा रहे हैं, उसके बाद वो दूसरी जगह आके खड़े हो जाएं, तो इतना आसान नहीं है। पासवान के लिए कितनी बात करते रहे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का मानना ये है कि जो एसआईआर का मुद्दा है या तमाम तरह के जो राजनीतिक ऐसे मुद्दे हैं, वो केवल राजनीतिक पार्टियों के बीच के हैं, जनता तक वो मैसेज नहीं जा रहा है। क्या लगता है आपको, जनता में वो मैसेज जा चुका है कि उनके मत के अधिकार पर कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है, या जिस तरह से 64 लाख वोट की बड़ी संख्या बताई जा रही है, 60 लाख से ऊपर की संख्या बताई जा रही है, उनके वोट हटा दिए गए हैं? क्या कारण है, कौन लोग हैं, उसका कुछ अभी सामने कुछ तथ्यात्मक रूप से कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। किन लोगों के वोट कटे हैं, किस वजह से कटे हैं, क्या कारण है? तो जनता के बीच ये मुद्दा कितना प्रभावी होगा और जनता इसे किस तरह से ले रही है? देखिए, जनता के जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन 60 से 70 लाख वोटों का ये नहीं बता पा रहा है किसके काटे हैं। जब वो जो आम आदमी है जब वोट डालने जाएगा, उसकी वोट वहां पे मौके पे नहीं होगी, जब देखिए हालात कुछ और होंगे। अभी तो जो जनता है, पब्लिक बड़े इस चीज को बड़े मतलब आसानी से ले रही है। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है मताधिकार। वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे करोड़पति अरबपति हो, चाहे पैसे वाला हो, कोई भी, उसको मताधिकार की जो पावर है उसकी सबकी बराबर होती है। वो सत्ता में जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास है, वो सत्ता से किसी को बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। लेकिन अभी जिस प्रकार से जब वो पोलिंग बूथ पे जाएगा, उसकी वोट नहीं मिलेगी, उसके बाद वो कहीं ना कहीं आक्रोश में आएगा, धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि आप देखें, अगर मीडिया में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो केंद्रीय मीडिया है, जो समाचार पत्र हैं, जो एक मतलब समाचार पत्र एक विचारधारा को छापते हैं, वो इस चीज को कहीं उठा नहीं रहे। विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस मामले को उठा रहा है। तो बहुत चीजें अभी पब्लिक के बीच में नहीं है, क्योंकि वो वर्ग जो है, जो दला कुचला किसान, कमजोर, मजदूर है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए अभी लोगों को जानकारी भी नहीं है। चलते चलते हमारा अंतिम प्रश्न हो रहा है कि कल जिस तरह से दिल्ली के अंदर संसद से सड़क तक संग्राम हुआ, लगभग 300 से ज़्यादा विपक्षी सांसदों ने, चाहे राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर, कि सभी ने सड़कों पर वो प्रदर्शन किया जिसकी शायद निकाल से, अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करें देश की, इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने सड़क पर उतर प्रदर्शन नहीं करा हो किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ। तो ये बिहार में इसका प्रभाव, क्योंकि चुनाव बिहार में सबसे पहले आने वाले समय में, उसका प्रभाव बिहार के दृष्टिकोण से देखें कितना बड़ा प्रभाव आप मानते हैं राजनीतिक तौर पर? देखिए प्रशांत जी, बिहार ने पूरे देश पे इस पर प्रभाव पड़ा है। अब जो है अस्मिता की, मान सम्मान की बात थी, तो कहीं ना कहीं जो भी क्षेत्रीय पार्टियां, जो सांसद है, इतने विपक्ष में एक छोटी सी कॉल पर राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष, वो लोग भी आ गए जो उनकी विचारधारा के साथ है या नहीं है, उनके गठबंधन में है या नहीं है। उन्हें लगता है अगर हम सत्ता में काबिज रहना है, और कहीं ना कहीं अगर जिस प्रकार से चुनाव आयोग को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर भाजपा दबाव बनाकर इसका दुरुपयोग कर रही है, तो उसे कहीं ना कहीं उसके भी परिणाम कांग्रेस को ही नहीं, अन्य दल को भी भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए इसका प्रभाव पूरी तरीके से बिहार में भी रहेगा और पूरे देश में भी इसका प्रभाव लगेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ आखिर में, कि जैसा आपने कहा कि जो विचारधारा से सहमति थे, कहीं गठबंधन में मतलब अनकंफर्टेबल वाली पोजीशन थी कि वो जाएं ना जाएं, कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी। चाहे ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी कह लें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, लेकिन कल उन दोनों के सांसद भी थे। संजय सिंह ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और साथ ही टीएमसी के सांसदों ने आप देखा किस तरह से बढ़ चढ़कर पूरा हिस्सा लिया। तो जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी, कुछ गठबंधन के सहयोगी हम गठबंधन के साथ मजबूती से रहें या अपने को अलग दिखाएं, उन दोनों जो सहभागिता की,
उसके किस तरह से आप पूरा राजनीति को पढ़ पा रहे हैं? इस विपक्षी गठबंधन की एकता राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या एकजुट हो चुकी है? देखिए, ये पूरा मामला जो होता है एसआईआर का मामला जो था ना, वो राहुल के गठबंधन का मामला नहीं था, उनकी प्रतिष्ठा का मामला था, उनके सम्मान का मामला था। तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राहुल गांधी के साथ एक मंच में इसीलिए दिखाई दिए कि उनके सम्मान की बात हो रही है। इसीलिए केजरीवाल के जो सांसद हैं वो भी दिखाई दिए, टीएमसी के या अन्य जो भी हैं, जो इंडिया गठबंधन के साथ ना होने के बाद भी उनके साथ दिखाई दिए, क्योंकि वो अपनी आवाज जो उस मंच से लड़ना चाहते थे। ये बहुत सही कहा आपने, कहा कि कहीं ना कहीं सबकी जो राजनीतिक पार्टियां, सबको लगता है कि अगर ये खेल चलता रहा, जिस तरह के दावा विपक्षी दल कर रहे हैं, तो उसमें उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बिहार की राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें हमें लगता है बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ घटनाक्रम और सामने भविष्य में जल्द दिखाई देता है। पूरे जज्बे के साथ, पूरे जज्बे और जोश के साथ शायद प्रेरणा जरूर दी होगी। जिस तरह से वे अपना प्रदर्शन करते हैं, जोश के साथ, खरोश के साथ अपनी बातें रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी। खड़गे साहब ने जो वास्तव में जो है 80 साल की उम्र में भी वो मतलब युवा जो है, राहुल गांधी हो या अखिलेश हो या अन्य कोई भी सांसद हो, उनसे कहीं पीछे नहीं दिखाई देता। उनका जज्बा जो है, उम्र का असर दिखाई नहीं देता, उम्र का असर जोश जज्बे के अंदर आएंगे। तो इन्हीं सब बातों से चर्चा को विराम भी देता हूँ। और आपने जिस तरह पूरे बिहार की राजनीति को परिभाषित किया है, मुझे लगता है कि मुझे विश्वास में हमारे दर्शक चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं वर्तमान राजनीति के को लेकर। वो अच्छी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करने में हमें अवसर मिलेगा। आपसे का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।